हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है आवर यूनिवर्स, जो कि काफी इंटरेस्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक बेबी की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि काफी मजे की है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोन तेयू को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और ये यहाँ पर एक असिस्टेंट फोटोग्राफर होते हैं और ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर इनकी एक टक्के की भी इज्जत नहीं होती। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वू जिन होता है। वू जिन एक फूड डिलीवरी गर्ल है। इसके बाद वो एक स्टोर में जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए और तभी वहाँ पर उसको उसकी बड़ी सिस्टर मिल जाती है। इसके बाद वो दोनों सिस्टर साथ में शॉपिंग करती हैं और बाहर बारिश होने लगती है। इसके बाद फिर ये लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद वो डिनर बनाते हैं। डिनर बनाने के बाद वो दोनों सिस्टर अपना लंच एंजॉय करती हैं और फिर इसी बीच वू जिन को पता चलता है कि उसकी बहन एंगेजमेंट करने वाली है। फिर वू जिन उसी आदमी के पास जाती है जिससे उसकी बहन शादी करने वाली होती है, उसके बारे में पता करने के लिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही होती है और इस पार्टी में सुन तेयू आया होता है और वो काफी बियर पीता है। इसके बाद फिर वो अपने बॉस को ही बुरा भला कह देता है। इसके बाद फिर अगले दिन सुन तेयू को कॉल आती है। सुन तेयू को पता चलता है कि उसे जॉब से नकार दिया गया है। उसने रात को अपने बॉस को काफी ज्यादा बेइज्जत किया जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया है और जो उसने पार्टी में खाया पिया था उसका बिल इसके पास आ जाता है, जिस चीज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। इसके बाद फिर वू जिन और उसकी बहन शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं शादी की। इसके बाद फिर हम वापस से सुन तेयू को देखते हैं जो कि अपने घर का कुछ सामान बेचना चाह रहा होता है क्योंकि उससे अब पैसे की काफी ज्यादा जरूरत आ गई है। फिर वो एक लैम्प लाइट को बेचने का डिसाइड करता है और उसकी तस्वीर खींचकर अपलोड कर देता है, जिस चीज को वो जिन और उसकी सिस्टर देख लेते हैं और ये उस लाइट को खरीदना चाह रहे होते हैं और उस लाइट की वजह से सुन तेयू और वो जिन की फर्स्ट मुलाकात होती है। वो जिन यहाँ पर ये सोच कर आई होती है कि वो इस लाइट को काफी ज्यादा कम प्राइस में खरीद लेगी, लेकिन यहाँ पर सामने सुन तेयू खड़ा होता है और वो इतना पागल तो नहीं है और वो इस लाइट को इतने कम प्राइस में बेचने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। इसके बाद ये लोग एक होटल में चले जाते हैं लेकिन तभी वो जिनका किसी चीज से पाँव अड़ता है और वो सुन तेयू के ऊपर गिर जाती है। तभी साथ लाइट भी गिर रही होती है लेकिन सुन तेयू लाइट को भी पकड़ लेता है, लेकिन जो इस लैंप में बल्ब होता है वो टूट जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो जिन अपनी सिस्टर के साथ उसके बेस्ट फ्रेंड के घर जाती हैं खाने के लिए। तभी वहाँ पर सुन तेयू आ जाता है और उससे वहाँ पर पता चलता है कि उसका भाई शादी कर रहा है और वो और किसी से नहीं वो जिन की बहन से कर रहा है शादी। और वो दोनों हैरान हो जाती हैं कि सुन तेयू इसका भाई है क्योंकि सुन तेयू के भाई ने उन्हें नहीं बताया होता कि उसका एक भाई भी है। इसके बाद फिर ये दोनों भाई बाहर मिलते हैं। सुन तेयू गुस्से में कहता है कि मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन तेयू अपने घर आ जाता है और वो अपने पुराने लम्हे याद करने लगता है जो उसने अपने भाई के साथ बिताए थे। बचपन में उसके भाई ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्द लेने के लिए आऊंगा, पर वो कभी नहीं आया। उसके भाई ने उसे बचपन में धोखा दिया था और अब फिर से धोखा दिया उन्हें ये बोल के कि मेरा कोई भाई नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन तेयू के भाई और वो जिन की सिस्टर की शादी हो जाती है। इसके बाद फिर कुछ साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि सुन तेयू और वो जिन अपनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। इसके बाद फिर वो जिन अपनी सिस्टर से पूछती है कि क्या आप खुश हैं, जिस पर वो बोलती है कि हाँ मैं खुश हूँ, तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके कुछ वक्त बाद सुन तेयू के भाई और वो जिन की सिस्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये बात इन्हें फोन पर पता चलती है जिससे ये दोनों ही रोने लगते हैं। इसके बाद फिर ये उनके फ्यूनरल पर जाते हैं लेकिन वो जिन यहाँ पर पहले ही पहुंची होती है। इसके बाद फिर वहाँ पर सुन तेयू भी फ्यूनरल पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो जिन रो रही होती है और सुन तेयू की आंखों में बस आंसू होते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आने लगता है और ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि सुन तेयू के भाई और वो जिन की सिस्टर का ही होता है। और अब ये दोनों समझ नहीं पाते कि अब ये आगे क्या करें। खैर ये बच्चा यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगता है और वो जिन इसे संभालने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे। इसके बाद फिर वो बेबी सुन तेयू के पास जाने लगता है। पहले तो सुन तेयू उसे इग्नोर करता है पर बाद में वो उस बेबी को उठा लेता है
इसके बाद फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इनसे कहता है, आप बताओ कि आप में से कौन इसे संभालना चाहेगा, जिस पर वो कहता है कि इसका डिसीजन हम बाद में लेंगे। इसके बाद फिर वो बेबी सुनतेयू के पास जाता है तो सुनतेयू उसे एक चॉकलेट का टुकड़ा देता है। इसके बाद फिर सुनतेयू उस बेबी को खिलाने लगता है, लेकिन तभी बेबी की कुछ तबीयत सही नहीं लग रही होती तो सुनतेयू उसे उठा लेता है, लेकिन तभी वो बेबी सुनतेयू के ऊपर उल्टी कर देता है, जिस वजह से सुनतेयू के कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके बाद फिर सुनतेयू उस बेबी को कचरे की बाल्टी में डालकर रस्सी से बांधकर खींचकर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने से वो जिन जाती है। वो जिन देखकर कहती कि आखिरकार तुमने इस बेबी को डस्टबिन में क्यों रखा है। इसके बाद वो उसे गोद में उठा लेती है, लेकिन अगले सीन में वो बेबी सुनतेयू के पास आ जाता है। फिर सुनतेयू वो जिन की कामों में हेल्प करता है। फिर इसके बाद डिसाइड होता है कि इस बेबी को कौन रखेगा। सुनतेयू सीधा ही साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं तो इस बेबी को नहीं रखूंगा, जिस पर वो जिन मान जाती है और वो उसे रख लेती है। इसके बाद वो उसे घर में ले जाती है। घर पे जाकर वो बेबी रोने लगता है, उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है तो वो अपनी खाला के पास चला आता है, यानी कि वो जिन के पास आ जाता है तो वो जिन उसे गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं सुनतेयू को। सुनतेयू अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम उस बेबी को एडॉप्ट नहीं करोगे, जिस पर सुनतेयू से कहता है कि मैं उसे क्यों एडॉप्ट करूं, मेरा तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, वैसे भी मैं और मेरा भाई कुछ वक्त ही साथ रहे थे। फिर वो अपने मोबाइल में मैसेज देखता है और कहता है कि आखिर मेरे भाई ने मुझे मैसेज क्या किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसका भाई उससे कुछ बताना चाहता था पर सुनतेयू को वो मैसेज समझ ही नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखते हैं बेबी और वूजिन को। बेबी वूजिन के साथ ही रहने लगा है और वूजिन बेबी की काफी अच्छे से केयर करती है, उसको टाइम पे खाना खिलाती है, टाइम पे नहलाती है और उसके साथ खेलती भी है। इसके बाद वूजिन अपनी फ्रेंड के पार्लर जाती है तो वो आपस में बात कर होते हैं और हम यहाँ पर बेबी को देखते हैं, बेबी जो के बाथ टब में बैठकर नहा रहा होता है। इसके बाद फिर वूजिन की फ्रेंड वूजिन से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बच्चे को संभालना काफी मुश्किल काम है, जिस पे वो कहती है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद इस ड्रामे में एक नए पर्सन की एंट्री होती है और ये फूड पांडा के डिपार्ट में हाई पोस्ट पे होता है। फिर हम सुनतेयू को देखते हैं जो कि चॉकलेट को देखकर कहता है कि मैंने ये चॉकलेट बेबी को दी थी, जिसे खाकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद हम वूजिन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मेरे को आज एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तो तुम क्या बेबी को संभाल सकती हो, जिस पर वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं भी किसी काम से कहीं जा रही हूँ। फिर इसके बाद वूजिन सुनतेयू को कॉल करती है और कहती है कि मेरे को आज एक जरूरी काम है तो तुम मुझे जल्दी से मिलो। सुनतेयू वहाँ पहुँच जाता है। वूजिन उससे कहती है कि मुझे आज ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना है, तो प्लीज आज तुम इस बेबी का ख्याल रखो, मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर इस बेबी का ख्याल रखना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सुनतेयू को बिना चाहते हुए भी यहाँ पर रुकना पड़ता है। इसके बाद सुनतेयू घर में घूमने लगता है। वो बेबी के रूम में जाता है जहाँ पर उसके भाई की तस्वीर लगी होती है। इसके बाद जो बेबी होता है वो सुनतेयू के पास आने लगता है पर सुनतेयू उसे उतना ही दूर करने लगता है, जिस पर वो बेबी रोने लगता है, जिस पे उसे खुश करने के लिए सुनतेयू उस बेबी को कुछ खिलाता है और फिर इसके बाद सुनतेयू भी बेबी के साथ सही हो जाता है। और दूसरी तरफ वूजिन भी ऑफिस में इंटरव्यू दे रही होती है। इसके बाद जो बेबी होता है वो भी शरारतें करना शुरू हो जाता है। वो घर की चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। पीछे से सुनतेयू सफाई करते हुए आ रहा होता है और वो बेबी सभी चीजों को इधर उधर फेंकते जा रहा होता है और ये सब कुछ सुनतेयू को देखकर समझ नहीं आता कि वो अब करे तो आखिर करे क्या। और अब ये सभी चीजें सुनतेयू से बर्दाश्त नहीं होती तो वो बेबी को उठाकर लेकर जाने लगता है। वो कहता है कि अब ये बेबी वो जाकर वूजिन को ही दे देगा। पर इसी बीच सुनतेयू का फोन भी जमीन पे गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे कर सुनतेयू बेबी को वूजिन के ऑफिस में ले ही आता है। लेकिन वो बेबी यहाँ पर भी शरारतें करने लगता है, सभी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है, जिस चीज को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वूजिन यहाँ आती है। वो ये सोचती है कि ये बेबी यहाँ कैसे आया। तभी सुनतेयू सामने आता है तो उसे पता लगता है कि सुनतेयू ही उसे ऑफिस में लेकर आया है। ये देखकर वूजिन को गुस्सा आ जाता है तो वो सुनतेयू को ऑफिस से बाहर ले आती है, साथ ही बेबी को भी। वो गार्डन में चले जाते हैं और वो सुनतेयू से कहती है कि आखिरकार तुम इस बेबी को यहाँ क्यों लेकर आए। वूजिन सुनतेयू से बहस कर होती है कि तभी जो बेबी होता है वो जाकर पानी में तैरने लगता है। वहाँ पर फुहारे लगे होते हैं तो वो उनके अंदर जाकर घूमने लगता है और इसके बाद फिर सुनतेयू वूजिन में बहस होने लगता है कि तुम जाओ और तुम जाओ। इसी बीच वो बेबी और आगे जाने लगता है तो फिर ये दोनों ही चले जाते हैं, लेकिन वो बेबी काफी ज्यादा शरारत करता है। फाइनली इतनी भाग दौड़ के बाद ये उससे पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद फिर ये दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो जिन बेबी को घर ले जाती है। इसके बाद फिर हम सुनतेयू को देखते हैं जो कि अपने घर
का सामान बेच चुका होता है और उसका घर भी काफी ज्यादा बेकार हो चुका होता है, जिस पे वो डिसाइड करता है कि वो अब जाकर वू जिन के ही घर पे रुकेगा। और उसका थोड़ा सा सामान जो बेबी खराब कर रहा था और तोड़ रहा था वो सुनते यू का ही था। और वू जिन इस बात को नहीं मानती, वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, जिस पे सुनते यू कहता है कि मैं क्यों नहीं यहाँ रह सकता, मैं यहाँ पर जरूर से रह सकता हूँ, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर रहूँ तो मुझे वो सारे पैसे लुटाओ जो उस बेबी ने आकर मेरे घर में बर्बाद किए। तो हमें यहाँ पर इस बेबी का नाम पता लगता है जो कि वू जो होता है, यानी कि वो जो बेबी था उसने उसके घर में जाकर जो चीजें बर्बाद की उस चीज के पैसे मांग रहा था सुनते यू वू जिन से कहता है कि बल्ला मैं तुमसे क्यों पूछूं, मैं इस घर के मालिक वू जो से पूछूंगा कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, जिस पे वू जो यानी कि बेबी हाँ कर देता है। इसके बाद सुनते यू, वू जिन और ये बेबी तीनों ही साथ रहने लगते हैं। इसके बाद वू जिन देखती है कि सुनते यू ने घर की काफी अच्छे से सफाई की होती है। ये देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी इसकी बातों में नहीं आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वू जिन की जॉब लग जाती है। दूसरी तरफ सुनते यू अपने पुराने घर में आता है अपने फ्रेंड के साथ और उसे साफ करने लगता है, और यहाँ पर वू जिन अपनी फ्रेंड के साथ सारी बातें डिस्कस करती है। अगर सुनते यू भी उसके घर में रहेगा तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद सुनते यू और ये सभी डिसाइड करते हैं, वादा करते हैं कि सुनते यू यहाँ पर 1 महीने तक ही रहेगा और फिर इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा, जिसपे ये डील इनकी कंफर्म होती है। इसके बाद हम देखते हैं सुनते यू अपने लिए एक रूम सिलेक्ट करता है, और जब वो लेटता है तो उसे पता चलता है कि ये रूम वू जिन का है। शायद से ये रूम वू जिन की सिस्टर ने वू जिन के लिए सिलेक्ट किया था, क्योंकि इस रूम का जो डेकोरेशन थी वो बिल्कुल ही वू जिन की पसंद की थी। वू जिन सुनते यू के पास जाती है, उससे कहती है कि मेरे को दूसरे रूम में नींद नहीं आ रही, जिसपे सुनते यू कहता है वैसे भी 1 महीने की बात है तो हम अलग-अलग हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुनते यू अपने बॉस से छुट्टी मांग रहा होता है, मगर सुनते यू का बॉस उसे साफ मना कर देता है कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली। इसके बाद हम देखते हैं सुनते यू कैमरे को उठाता है और हमें पता चलता है उसने फोटोग्राफी छोड़ दी थी, लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो दोबारा से फोटोग्राफी करेगा। इसके बाद हम एक नई CEO लेडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा आलसी होती है। वो अपने सारे काम अपने मैनेजर से करवाती है और वही मैनेजर सुनते यू को पैसे देकर और अपना कार्ड देकर ऑफर करता है फोटोग्राफी करने के लिए। इसके बाद हम वू जिन को देखते हैं जो कि उस बेबी का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रख रही होती है, लेकिन इसके बाद जब उसका ऑफिस जाने का टाइम होता है तो वो सुनते यू को बोलती है कि अब तुम इसका ध्यान रखो प्लीज, कुछ टाइम मैं इसका ध्यान रखूंगी, कुछ टाइम तुम रखा करो प्लीज, मेरे ऑफिस के टाइम पे तुम वू जिन का काफी अच्छे से ख्याल रखना। वो फिर चली जाती है। जो सुनते यू होता है वो भी बेबी का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सुनते यू बेबी के कुछ टाइम की फोटो खींचकर वू जिन को भेज रहा होता है, क्योंकि वू जिन ने सुनते यू को कहा होता है कि मुझे हर 1 घंटे के बाद की बेबी की तस्वीरें खींचकर भेजा करो ताकि मुझे ये लगे कि तुमने बेबी के साथ कुछ गड़बड़ नहीं की। इसके बाद सुनते यू नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी पानी खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो टावल लपेट कर बाहर आ जाता है, लेकिन उसके सर में थोड़ा सा शैम्पू लगा होता है। लेकिन वहाँ पर वू जिन मौजूद होती है जो कि उसे इस हालत में देखकर मुंह घुमा लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद सुनते यू वू जिन से कहते हैं कि अब मेरा बेबी केयर करने का टाइम खत्म हो चुका है तो इसलिए अब तुम इसका ध्यान रखो, जिस पे वू जिन कहती है कि अब मेरे को बेबी को नहलाना है तो प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, तो सुनते यू मान जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर वू जिन और सुनते यू बेबी को नहलाते हैं। बेबी को नहलाने के बाद इन दोनों में बहस होने लगती है, लेकिन जो बेबी होता है वो दोबारा से पानी में चला जाता है, लेकिन ये लोग भाग कर जाकर जल्दी से बेबी को उठा लेते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वू जिन अपनी जॉब पे चली गई होती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे दिखाती है कि एक वीडियो उसकी वायरल हो गई है, जिसमें वो बेबी ने मोहर में आकर जो सारी गड़बड़ी की थी वो वाली वीडियो उसकी वायरल हुई थी, लेकिन इस वीडियो में वू जिन नहीं दिख रही होती है बल्कि सुनते यू और वो बेबी दिख रहे होते हैं। लेकिन वू जिन इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देख पाते हैं कि ये दोनों ही एक ही बेड पर एक साथ सोए होते हैं और ये एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों ही आपस में लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें याद आता है कि रात के टाइम इन दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक की थी, जिसके नशे में ये रात के टाइम काफी ज्यादा बातें करते हैं और साथ ही बच्चों जैसी हरकतें भी कर रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों ही इन चीजों को याद कर काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग घर में कभी भी ड्रिंक नहीं करेंगे। इसके बाद फिर वू जिन अपनी फ्रेंड से मिलती है और उससे वो सारी बातें बता देती है कि किस तरह इन दोनों ने ड्रिंक की और वो एक साथ सो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर काफी तेज हवा चल रही होती है, तो वू जिन और सुनते यू पर्दे ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन तब सुनते यू वू जिन को देखता है तो उसे उसके ऊपर क्रैश आने लगता है। इसके बाद फिर सुनते यू किचन में कुछ चीज ठीक कर रहा होता है, तभी वू जिन उसे देख रही होती है और उससे भी उसके ऊपर क्रैश आने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं
यहाँ पर वू जिन ऑफिस गई हुई होती है और उसे ऑफिस में काफी ज्यादा वर्क मिल जाता है काम करने के लिए। रात के टाइम सुनते यू जब कूड़ा फेंकने जाता है तो वहाँ पर वू जिन भी आई होती है, साथ ही उसके पड़ोसियों से मिलते हैं और वापस में कुछ बातें करने लगते हैं। और सुनते यू यहाँ पर पड़ोसी को चुप रहने का इशारा कर रहा होता है क्योंकि वू जिन के काम पे जाने के बाद सुनते यू पीछे से अजीब सी हरकतें करता रहता है। घर पे जाने के बाद वू जिन सुनते यू से कहती है मुझे अब ऑफिस में काफी काम मिलता है तो प्लीज तुम बेबी का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख लिया करो। वो मना नहीं कर पाता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है कि वू जिन को कितना पसंद है पैन केक, तो उसके लिए वो पैन केक बनाने लगता है। इसके बाद सुनते ही वू जिन को कार कर कहता है कि आज घर जल्दी आ जाना और बाहर से कुछ भी चीज लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर सुनते यू पैन केक बनाने के बाद वू जिन का वेट करने लगता है। काफी वेट करने के बाद सुनते यू बेबी को पड़ोसियों को देकर वू जिन को लेने के लिए जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सुनते यू वू जिन का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है वू जिन अपने बॉस के साथ आती है और इस चीज को देखकर सुनते यू काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहा होता है। सुनते यू को समझ नहीं आती कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सुनते यू को गुस्सा आने लगता है लेकिन वो घर वापस चला जाता है। जब वू जिन घर आती है सुनते यू गुस्से मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी आना पर तुम नहीं आई जल्दी से, जिस पर वू जिन उससे माफी भी मांगती है पर सुनते यू अपने रूम में चला जाता है। सुनते यू वू जिन से कहता है अगर तुम अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर सकती तो आगे से प्रॉमिस मत किया करो। फिर चुप कर वू जिन पेन केक को खा लेती है। इसके बाद फिर वू जिन सुनते यू के पास आती है और उससे कहती है कि तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो जो तुम्हें ऑफर मिला है फोटोग्राफी का, क्योंकि ये ऑफर सुनते यू के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। वू जिन को पता है कि सुनते यू एक काफी अच्छा फोटोग्राफर है। वो चाहती है कि सुनते यू अपनी फोटोग्राफी का यूज करे और काफी अच्छे खासे पैसे कमाए और उससे मनाने लगती है कि जो तुम्हारे पास टैलेंट है प्लीज उसका यूज करो और इस बेबी के बारे में भी तो कुछ सोचो। वू जिन के मनाने के बाद सुनते यू भी सोचता है कि शायद से वू जिन सही कह रही है, मुझे शायद से फोटोग्राफी कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर वो वू जिन को कॉल करता है और उससे कहता है ठीक है मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। इसके बाद फिर पूरा दिन वू जिन अपने ऑफिस में काफी ज्यादा काम करती रहती है। रात को फिर वू जिन लेट हो जाती है और वो सुनते यू को कार कर कहती है कि प्लीज तुम फिर से बेबी का आज ध्यान रख दो प्लीज। इसके बाद फिर सुनते यू को समझ नहीं आता कि वो अब आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि अब उसे फोटोग्राफी के लिए भी जाना है। फिर वो सोचता है कि अब उसे बेबी को भी शायद से साथ ही लेकर जाना पड़ेगा फोटोग्राफी के लिए। वो उसे लेकर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में बेबी काफी ज्यादा रोने लगता है। सुनते यू काफी ज्यादा परेशान होता है पर वो बड़ी मुश्किल से बेबी को संभाल लेता है। इसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो लेडी जिसका नाम एमी होता है वो उसे कहती है अच्छा तो तुम इस बेबी को भी यहाँ अपने साथ लाए हो। फिर सुनते यू फोटोग्राफी के लिए तैयार होने लगता है और वो बेबी को साइड पे एक चेयर पे बैठा देता है और उससे कहता है कि यहाँ से उठना नहीं, साथ ही शरारत भी मत करना, लेकिन वो तो एक छोटा सा बच्चा है, वो भला किधर समझने वाला है। मगर वो यहाँ पर शरारतें करने लगता है, कभी कैमरे को टच करता है, कभी एक चेयर से दूसरी चेयर पर जाकर बैठता है। इसके बाद फिर सुनते यू बेबी की एक तस्वीर खींचता है और यहाँ पर हमें एक वू जिन का फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वू जिन का जो बॉस है वो और वू जिन पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद फिर प्रेजेंट में हम सुनते यू को देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि बेबी को एक छोटा सा कट लग जाता है जिस वजह से बेबी काफी ज्यादा रोने लगता है, तो सुनते यू उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। फिर सुनते यू यहाँ पर वू जिन को कार करने लगता है पर वो कार रिसीव नहीं करती, लेकिन काफी देर बाद वो कार उठा लेती है जिस वजह से सुनते यू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि बेबी हॉस्पिटल में है। इसके बाद फिर वू जिन हॉस्पिटल आ जाती है और वो काफी ज्यादा मायूस होती है कार ना उठाने की वजह से। इसके बाद फिर वू जिन सुनते यू से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारी कार नहीं उठाई तो इसलिए मुझे प्लीज माफ कर दो। फिर डॉक्टर इनसे कहता है बेबी की नींद नहीं पूरी हो रही तो तुम दोनों उसका ध्यान रखा करो। फिर ये लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद फिर वू जिन बेबी से खेले में माफी मांगती है। फिर तभी सुनते यू भी आ जाता है और वो बेबी और वू जिन के लिए खाना लेकर आया होता है। तभी इनके घर का दरवाजा नॉक होता है तो वू जिन जाकर देखती है। वो देखती है कि जो इनके घर का ओनर होता है वो और कोई नहीं बल्कि वू जिन का बॉस ही होता है। और देखती है, देखकर वो पहले तो शॉक्ड ही हो जाती है। पहले तो वो खुद को संभालती है। वू जिन सुनते यू से कहती है तुम अंदर छुप जाओ, साथ ही इस बेबी को भी अपने साथ रखना, ध्यान करना कि ये शोर ना करे। इसके बाद फाइनली वो जाकर दरवाजा खोल देती है। वू जिन का बॉस तो सरप्राइज हो जाता है। उसने ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया था कि उससे यहाँ पर वू जिन मिलेगी। सुनते यू अपने पुराने वक्त को याद करने लगता है कि वू जिन ने उससे एक बार बताया था कि उसका बॉस वू जिन का प्यारा प्यार है, लेकिन ये इसका बॉस है और साथ ही इस घर का मालिक भी। ओ माय गॉड। और इतने में ही वो बेबी बाहर भाग जाता है। सुनते यू उसे पकड़ने के लिए पीछे जाता है पर उसका एक टॉय पे पाँव आता
है, जिससे वो वूजिन और उसके बॉस के सामने जाकर गिरता है। वूजिन का बॉस हैरान हो जाता है। वो समझता है कि कहीं ये वूजिन का हस्बैंड और ये उसका बेटा तो नहीं, लेकिन वूजिन उसे एंड टाइम पर पकड़कर घर से बाहर ले जाती है। फिर पास के कैफे में बैठकर शांति से उसे सारी बात समझ जाती है। वो समझ जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारे जीजा का भाई है और तुम्हारे साथ मिलकर वूजो की केयर कर रहा है। सुनते ही वूजिन के बॉस की पर्सनालिटी और उसकी बड़ी गाड़ी की वजह से खुद को नीचा समझता था, लेकिन अब ये जो उसके सामने अनबैलेंस होकर गिरा था, इसका तो मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और उसमें ये जाकर छुप जाए। वूजिन बड़ा कहाँ उसके दर्द को समझ सकती थी। वूजिन कहती कि मैं घबरा गई थी और इसलिए मैंने तुम्हें अचानक से छुपा दिया। सुनते यू कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें मुझे लोगों को दिखाते हुए शर्मिंदा फील होती है। वूजिन कहती कि तुम ये क्या मतलब निकाल रहे हो इस बात का, मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी तो इसलिए मैंने ऐसा किया। पर सुनते ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस बात को भुलाने लगता है। फिर उसे वूजिन कहती कि तुम कभी भी नहीं समझ सकते जो कुछ मेरे साथ चल रहा है। खैर इसके बाद इस बात को एक हफ्ता गुजर जाता है और हम देखते हैं कि सुनते यू वूजो को लेकर अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, लेकिन सुनते यू अभी भी वो जो गिरा था उस बात को भुला नहीं पा रहा था। तभी इसके दोस्त कहते हैं कि क्या तुम्हारी वूजिन के साथ दोस्ती आगे बढ़ी, जिस पर वो कहता है कि तुम ये सब बातें छोड़ो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचता, मैं तो बस इस इंतजार में हूँ कि कब मेरे घर की रेनोवेशन कंप्लीट होगी और मैं यहाँ से फिर चला जाऊंगा। इसके बाद हम वूजिन को ऑफिस में देखते हैं। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वूजिन के बॉस का नाम यून सोन है। वूजिन ऑफिस में ऐसा रिएक्ट करती थी कि वो यून सोन को अपने बॉस के अलावा और बिल्कुल भी नहीं जानती है। तो फिर यून सोन भी समझ जाता है, तो इसलिए वो ऑफिस में वूजिन के साथ सिर्फ काम की ही बात किया करता था। इसके बाद फिर हम उसी रेडी एमिचू को देखते हैं और हमने जो उसका मैनेजर देखा था लास्ट टाइम, वो हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो उसका सिर्फ मैनेजर नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। और वो उससे कहते कि फाइनली मेरी अब तुम्हारे से जान छूटने वाली है, क्योंकि तुम्हें असिस्टेंट के तौर पर कोई और लड़का पसंद आ ही चुका है और अब वही तुम्हें हैंडल करेगा। मैं तो थक चुका हूँ। 20 साल में तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रहा था, ऐसा लगा कि मैं जहन्नम में जी रहा हूँ और अब जल्दी से तुम डिवोर्स पेपर पर साइन करो और मेरी जान छोड़ो। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी एनिवर्सरी मिलने वाली नहीं है, इस चलने में काफी अरसा लग जाएगा। खैर इतने में ही एमी चोन सिंते यू को बुला लेती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारी बनाई हुई फोटो चेक कर ली है। वैसे तो हम बेबी शूट नहीं करते, लेकिन तुम्हारी फोटो मुझे काफी पसंद आई है। स्पेशली मैं तुम्हें इसी फोटो की वजह से तुम्हें सिलेक्ट करती हूँ। उन फोटो में वो जो काफी प्यारा लग रहा था और साथ ही साथ उसके कैमरे में कुछ पुरानी फोटो भी थी जो एमी चोन ने देख ली। इसके बाद वो वूजिन की फोटो दिखाकर कहती है कि क्या ये इस बेबी की मॉम है और तुम्हारी वाइफ, जिस पे सुनते यू चौंक जाता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो लेडी कहती है कि अच्छा तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, जिस पर सुनते यू कहते हैं कि नहीं। फिर वो लेडी कहती है मैं काफी अरसे से कैमरा ही यूज करती आई हूँ और मैं फोटो देखकर बता सकती हूँ कि इसके पीछे इमोशनल क्या है। हमारे अंदर इस लड़की के लिए दबी हुई फीलिंग जरूर से है। इसके बाद सुनते यू जब वापस आ रहा था तो उसे बार बार यही बातें याद आ रही थी जो उसे एमी चू ने बोली थी। इसके बाद फिर वूजिन का एक प्लान बनता है। उनकी ही बिल्डिंग में कुछ नेबर रहते थे, उनके पास भी बच्चों वाली फैमिली थी, तो वो उनके साथ कैंपिंग पे जाने का प्लान बना लेती है ताकि वूजो की लॉजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर हो सके। और इसी बारे में वो जाकर सुनते यू से भी बात करती है। उससे कहती कि क्या तुम हमें कैंपिंग पे ज्वाइन करोगे, जिस पर वो भी तुरंत ही हाँ कर देता है। लेकिन सुनते यू तो वूजो को ही बड़ी मुश्किल से संभालता था, लेकिन अब तो नेबर के 3-3 बच्चे भी इसके साथ ही बैठे हुए थे। वो वूजिन से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे बच्चे साथ में आ रहे हैं, इन सब को बड़ा मैं कैसे संभालूंगा। पर वूजिन तो सिर्फ स्माइल ही करती रहती है। वूजिन उसे झूठ बोलकर अपने साथ लाई थी सिर्फ अपनी हेल्प कराने के लिए। इसके बाद वहाँ पहुंचकर ये दोनों टैंक लगाने लगते हैं, साथ ही लड़ाई भी कर रहे होते हैं और साथ ही अपना काम कर रहे थे। फाइनली काफी देर बाद इनका काम पूरा होता है, लेकिन इन्हें काफी टाइम लग जाता है। वूजिन सोच रहा होता है कि दिन शुरू होते ही वो थक चुका है, बच्चों को संभालते हुए, वूजिन के साथ लड़ाई करते हुए और साथ ही टैंक लगाते हुए। लेकिन जब वो वूजो को देखता है तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि वूजो बाहर आकर काफी ज्यादा खुश है। इतनी खूबसूरत और साफ सुथरी जगह पे बच्चों के साथ खेल रहा है और ये देखकर वूजिन भी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी इनकी नेबर की बच्ची इनके पास आती है जिसका नाम बॉम्ब था। वो सिर्फ उसका नाम ही बॉम्ब नहीं बल्कि वो बातों में भी बॉम्ब ही थी। वो उससे कहने लगती है कि हमारी कुछ फोटोज बना दो। इसके बाद फिर वो फोटोज क्लिक करने लगता है। काफी सारी फोटोज में वूजिन भी आई होती है। इसके बाद हम वूजिन को देखते हैं जो कि साइड में खड़े होकर अपनी नेबर के साथ कुछ बातें कर रही होती है।
कि सुनते यू के साथ रहने की मेरी कभी भी आदत नहीं थी, लेकिन वो काफी जल्दी मूव आउट कर रहा है। ये सब सुनते यू सुन रहा होता है। ये सुनकर सुनते यू को लगता है ये मेरे से जान छुड़ाने के लिए मेरे वापस जाने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर सुनते यू का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इवन के वो खाने के टाइम भी नहीं आता। ये देखकर वो जिन जाकर उससे खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर सुनते यू खाना नहीं खाता। वो उसके हाथ को पीछे करता है, जिस वजह से वो खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है, जिसपे वो जिनको भी गुस्सा आ जाता है। तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए वो वॉक पर निकल जाती है। वॉक करते करते उसे यून सुन की कॉल आती है, जो कि वो उसे एक ईमेल फॉरवर्ड करने की बात कर रहा था, और उसके साथ वो अपने काम की डिस्कशन करते हुए एक गलत रास्ते पर निकल जाती है। और इतने में ही इनकी नेबर सुनते यू के पास आती है और उससे कहती है कि अब तो अंधेरा भी हो गया है, लेकिन वो जिन अब तक वापस क्यों नहीं लौटी? क्या तुमने उसे कॉल की है? तुमको उसकी परेशानी भी नहीं हो रही, उसका तो नंबर भी बंद जा रहा है। ये सुनकर तो सुनते यू अपनी नाराजगी भूल जाता है, और साथ ही साथ नेबर ने उसको सारी बात क्लियर कर दी थी। सुनते यू नाराज बैठा था, क्योंकि उसने उनकी आधी अधूरी बात सुनी थी। पूरी बात ये थी कि वो उसके जाने पर खुश नहीं बल्कि सैड हो रही थी। वो जिन कह रही होती कि वो बहुत ही जल्द मूव आउट कर रहा है, और ये सोचकर भी मुझे परेशानी होती है, क्योंकि वो वूजो की काफी अच्छे से केयर करता है, और मेरी और उसकी भी काफी अच्छे से बन रही थी। सुनते यू एक अच्छा इंसान है। ये सुनकर सुनते यू को काफी ज्यादा शर्मिंदी होती है, और फिर इसके बाद वो जिन की तलाश में निकल जाता है। उसे जगह जगह पर ढूंढता है, उसे आवाजें देता है, पर वो नहीं मिलती। वो पहाड़ी एरिया था। सुनते यू मन में सोच रहा होता है कि वो किसी खतरे में ना फंस जाए। सुनते यू को समझ नहीं आ रही थी कि उसे वो जिन के लिए इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है, और वो उससे आवाजें देकर तलाश कर रहा होता है, और फाइनली वो जिन उससे आवाज देती है। सुनते यू उसकी तरफ भाग कर जाता है। वो जिन उसे अपने पास बुलाती है। वो एक जगह पत्थरों के पीछे छुपकर बैठी हुई थी। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो रास्ता भूल चुकी थी और उसके पाँव पर चोट भी लग गई थी। सुनते यू को देखकर उसे तसल्ली हो जाती है कि फाइनली मैं बच चुकी हूँ। और इतने में ही फिर सुनते यू उससे उठाकर ऊपर लेकर आता है, और इतने में ही हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी। सुनते यू को उसकी चोट की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो चेक करता है तो वो देखता है कि उसके घुटने पर काफी बड़ा जख्म है, तो वो उसे साफ करता है। इसके बाद फिर ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर सुनते यू को अच्छा फील नहीं होता, तो फिर वो उठकर उसके साथ जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है किसी स्टोर पर जाकर तुम्हारे लिए बैंडेज ले लेंगे, लेकिन उन्हें बारिश रुकने तक यहीं पर ही बैठना था। फिर ये दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं। सुनते यू बताता है कि मुझे कभी भी बारिश के दिन पसंद नहीं आए, जिस पर वूजिन कहती है कि नहीं, मुझे काफी अच्छे लगते हैं ये दिन। सुनते यू कहता है कि मुझे बारिश इसलिए पसंद नहीं, रीजन तुम्हारा ही ओपोजिट है। जब भी बारिश होती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें लेने के लिए आती थी, पर जब भी बारिश होती थी मैं किसी का इंतजार करता था, पर मेरे भैया कभी भी मुझे लेने के लिए नहीं आते थे। बारिश के दिनों में वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे कहा था कि अगले दिन मैं तुम्हें बारिश के दिन लेने आऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं लौट कर आए। वो जिनको काफी ज्यादा बुरा फील होता है कि बेचारे का बचपना किस दर्द में गुजरा है, और अभी इसके अंदर वही दर्द बाकी है। फिर वो उससे कहती है कि जब भी बारिश हुई तो मैं तुम्हें तब लेने के लिए आऊंगी। जब भी बारिश होए तो तुम्हें अच्छा ना लगे तो मुझे एक फोन करना, मैं तुम्हारा एमरेला बन जाऊंगी। लेकिन मैं हमेशा के लिए वादा नहीं कर रही, मैं हर बार कभी ना कभी आ जाऊंगी। ये सुनकर सुनते यू को काफी अच्छा फील होता है, तो वो उससे कंधे पर उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो जिन उससे पूछने वाली थी कि मैं हैवी तो नहीं, पर सुनते यू उससे पहले ही कह देता है कि तुम एक पंख की तरह हो, तो कुछ खाया पिया करो। तो वो जिन उसे रास्ते में मनवा ही लेती है कि अब हम दोनों बडीज बन चुके हैं, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं क्यों खुद को तुम्हें कैरी करने दूंगी। तो सुनते ही वो भी मान जाता है कि हाँ, अब से हम काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। खैर इसके बाद ये लोग कैंपिंग खत्म कर कर घर वापस जाने लगते हैं, और जैसे ही ये लोग अपने घर के पास पहुंचते हैं तो सामने यून सुंग खड़ा था। वो जिनको देखता है तो उसे तसल्ली होती है। वो कहता है कि मैं बात कर रहा था तुमसे, पर फोन अचानक से कट गया। मैंने तुम्हें काफी कॉल्स की, पर वो गई नहीं। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो गया था। इसके बाद फिर वो जिन यून सोक से बात करने के लिए वो सुनते यू और वो जो को अंदर भेज देती है, पर सुनते यू अंदर जाने के बाद भी बहाने बहाने से खिड़की से नीचे देख रहा था। सुनते यू परेशान हो जाता है कि ये लोग कितनी बातें कर रहे हैं और कितनी देर लगा रहे हैं, लेकिन तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है जब वो जिन युनसोक के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती है। सुनते यू तो बस यही सोचते रह जाता है कि वो कहाँ गई और कब तक वापस आएगी, लेकिन युनसोक तो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं बारिश की वजह से इसका जख्म ना खराब हो जाए, उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। और इसके बाद वो
उसे मेडिसिन दिलाता है और दोनों ही कल मिलने का वादा करते हैं। वो जिन युनसुक से कहती है कि तुम्हारा थैंक्स करने के लिए कर दोनों हम लंच पे साथ इकट्ठे जाएंगे, जिसमें युनसुक कहता है कि साथ में वोजो को भी जरूर से लाना, मैं उससे दोस्ती लगाना चाहता हूँ। वेल सुनते यू उसका इंतजार करते करते सो गया था और जब वो नेक्स्ट डे उठता है तो वो काफी लेट उठता है। बारिश में भीगने की वजह से उसे थोड़ा सा बुखार हो चुका था। वो जिनको उसकी फिक्र होने लगती है, उसे पता नहीं था कि सुनते यू की तबीयत खराब हो जाएगी, वरना नहीं तो वो युनसुक के साथ अपना प्लान कैंसिल कर देती। और जब सुनते यू को पता लगता है कि वो लंच डेट पर जा रही है युनसुक के साथ, तो उसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन वो शो तो नहीं करता और वो उससे कहता है कि तुम जाओ जाओ, मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ। लेकिन वो जिनको उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो उससे बार बार कह रही थी कि मेडिसिन ले लेना, और हाँ अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो मुझे तुरंत कार करना। वो जा रही थी युनसुक के साथ, लेकिन उसके मन में बार बार सुनते यू का ही ख्याल आ रहा था। युनसुक को देखकर लग रहा था कि वह वो जिन को काफी ज्यादा लाइक करता है और वो जैसे दोबारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दिनों को याद कर रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि वो इसे दोबारा से प्रपोज करना चाहता है। और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग था, उसने अच्छे से ख्याल रखा हुआ था कि बच्चे के लिए क्या खाना ऑर्डर करना है और वो जिनको क्या पसंद है। उसने दोनों का ही फेवरेट फूड मंगाया था। वेल उन लोगों ने सिर्फ खाना ही नहीं खाना था, बल्कि उनकी एक फूड कंपनी भी है, तो फूड के रिलेटेड उन लोगों ने इस रेस्टोरेंट में कुछ सर्वे भी करना था, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा देर हो जाती है। दूसरी तरफ बेचारा सुनते यू घर में ही नूडल्स बनाता है, पर वो उसे भी नहीं खा पाता, उससे और ज्यादा फीवर होने लगा था। और इतने में ही उसे कैंपिंग की फोटो रिसीव होती है और इनमें वो दिखता है कि वो जिन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर कुछ देर बाद हम वो जिन को देखते हैं, वो सुनते यू को मैसेज और कॉल करती है, पर सुनते यू तो सोया होता है, उससे काफी ज्यादा फीवर होया हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जिन वापस आ जाती है। जब आधी रात को सुनते यू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो जिन उसके ही कमरे में है, वो बैठे बैठे ही सो गई थी। पास में ही टब में पानी और एक टावर पड़ा था, असल में वो उसकी केयर कर रही थी ताकि सुनते यू ठीक हो जाए। और उसे जागा हुआ देखकर वो जिन उसके पास आ जाती है और कहती है कि फाइनली तुम जागे, नहीं तो मैं तो एमओएस को कॉल करने वाली थी। और फिर यहाँ पर सुनते यू वो जिन को साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो जिन हैरान हो जाती है। तभी वो जिन का नेबर आता है उसकी हेल्प करने के लिए, वो उसके लिए खाने पीने की चीजें लेकर आए होते हैं। वो सुनते यू को देखकर पूछते हैं कि ये कौन है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर वो जिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जिन ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही होती है और वो गरम गरम नाश्ता कर लेती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में जलन होने लगती है। वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही होती है तो वो जल्दी से चली जाती है। फिर पीछे से सुनते यू वूजो को नाश्ता करवाता है और उसकी केयर करता है, और साथ ही सुनते यू वूजो से बातें कर रहा होता है। तभी सुनते यू को वो जिन की कॉल आती है। वो जिन सुनते यू से कहती है कि जल्दी से वूजो को बेबी केयर में पहुंचा दे। इसके बाद फिर सुनते यू वूजो को रेडी करता है और उसे ले जाता है बेबी केयर। वहाँ के स्टाफ को लगता है कि सुनते यू इस बेबी का फादर है, लेकिन सुनते यू कहता है कि मैं इसका फादर नहीं बल्कि इसका अंकल हूँ। फिर सुनते यू सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेता है। फिर बेबी को छोड़ने के बाद वो देखता है कि बेबी काफी ज्यादा खुश है, वो खेल रहा होता है और वो सुनते यू के पास आता है और बेबी सुनते यू को गले लगा लेता है, जिस पर सुनते यू भी बेबी को गले लगाता है। सुनते यू का दिल नहीं होता बेबी को यहाँ छोड़कर जाने के लिए, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि उसे भी काम करना है। इसके बाद गलती से वो वू जिन को अपनी तस्वीर भेज देता है, उसे वू जो की भेजनी होती है लेकिन वो अपनी भेज देता है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर वू जिन यूनसोक के साथ बैठी होती है। वो यूनसोक से कहती है कि 1 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, फिर सुनते यू अपने घर चला जाएगा। ये सुनकर यूनसोक खुश हो जाता है। इसके बाद हम सुनते यू को देखते हैं जो कि अपने काम पे चला जाता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो फोटो शूट कर रहा होता है और वो काफी अच्छे से फोटो शूट कर रहा होता है। ये देखकर ऑफिस का मैनेजर खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वूजो को वू जिन लेकर आ चुकी होती है और तभी सुनते यू भी आ जाता है। वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, सुनते यू सीधा ही अपने रूम में चला जाता है। तभी सुनते यू को कॉल आती है। दूसरी तरफ वाला पर्सन सुनते यू से कहता है कि तुम्हारा घर अब बनकर रेडी हो चुका है, जिस चीज को सुनकर सुनते यू बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि ओके ठीक है, और उसके बाद उसे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता कि इतनी जल्दी 1 महीना गुजर गया। इसके बाद रात के टाइम सुनते यू वू जिन से फिर से कहता है कि मैंने जो अपनी फीलिंग के बारे में तुम्हें बताया था वो सच है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। पर पता नहीं क्यों वो देखती कि बेबी ने उसका बैग खराब कर दिया है। जिसके बाद वू जिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जो हंसने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि सुनते यू वू जो को बेबी केयर छोड़ देता है। फिर हम वू जिन को ऑफिस में देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और यहाँ पर सुनते यू का भी बीच में जिक्र होता है। फिर दोबारा से हम
सुनते यू को देखते हैं जो कि अपने नए घर को देखने के लिए जाता है और फिर से वो उसमें कमियां निकालने लगता है। वो कहता है कि ये बोर्ड सही नहीं है तो तुम मुझे और अच्छा बना कर दो, बेशक तुम थोड़ा सा और टाइम ले लो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वूजिन थोड़ी सी परेशान होती है तो सुनते यू उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कभी भी इस रास्ते से डर लगे तो तुम मुझे बुला सकती हो, मैं आ जाऊंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। और इसी बीच सुनते यू वूजिन को एक पेपर स्प्रे देता है उसकी सेफ्टी के लिए, पर वो पेपर स्प्रे वूजिन से नहीं खुल रहा होता है तो सुनते यू उसकी हेल्प करने के चक्कर में खुद के हाथों से उस स्प्रे को अपनी आंखों में मार लेता है और सुनते यू की आंखों में काफी ज्यादा जलन होने लगती है। तो फिर वो घर चले जाते हैं और वूजिन सुनते यू का मुंह धोने लगती है, पर फिर भी सुनते यू की आंखों में जलन ठीक नहीं हो रही होती। वूजिन सुनते यू की हेल्प कर रही होती है और वो उसे बैठाती है और उसकी आंखें खोलकर उनको देख रही होती है, जिसपे सुनते यू कहता है दूर हटो, मेरी आंखें खुद ही ठीक हो जाएंगी। और इसी बीच वूजिन का पाँव फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती ही है कि सुनते यू से पकड़ लेता है। फिर सुनते यू से खड़ा करता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं खुद ही इसे ठीक कर लूंगा। इसके बाद फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सुनते यू वूजिन के ऑफिस में आया होता है, क्योंकि जो सुनते यू और वूजिन का ऑफिस वर्क है वो दोनों ही एक होने वाला है इस फोटोग्राफी के चक्कर में। और फिर सभी वर्कर सुनते यू को देखकर कहते हैं कि ये तो वही है जिसकी बेबी की वजह से ऑफिस में काफी बड़ा तमाशा हुआ। इसके बाद फिर सुनते यू वूजिन और इनके बॉसेस सभी मीटिंग करते हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद जब ये लोग जा रहे होते हैं तो लिफ्ट में भी सभी सुनते यू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद फिर रात का सीन आता है जहाँ पर ये सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी में वूजिन और उसका बॉस, दूसरी तरफ सुनते यू और उसका बॉस, ये सभी होते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सुनते यू युनसुन दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं, वो दोनों ही ड्रिंक भी करते हैं। और यहाँ पर सुनते यू और युनसुन के बीच में एक गेम भी होता है और इस गेम में फाइनली एंड पे सुनते यू जीत जाता है। और इस चीज को देखकर युनसुन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, पर बाकी सब खुश होते हैं। और इसी खुशी में गलती से सुनते यू वूजिन को गले लगा लेता है, जिस चीज को देखकर युनसुन को काफी ज्यादा जेलस फील होता है। इसके बाद जब पार्टी खत्म होती है तो सुनते यू अपने बॉस के साथ चला जाता है और वूजिन अपने बॉस के साथ चली जाती है। रास्ते में सुनते यू का बॉस सुनते यू से कहता है कि आखिरकार तुम इतने परेशान क्यों हो। और इसके बाद हम वूजिन और युनसुन को देखते हैं जो कि एक साथ एक जगह पर रुककर बैठे होते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने पास्ट को याद कर रहे थे कि हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से अपनी अपनी जॉब और कैरियर के चक्कर में दूर हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा से प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पर वूजिन युनसुन से कहती है कि जो बीत गया वो बीता हुआ कर था और अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर वूजिन घर पर आ जाती है और वो सुनते यू से कार पे होती है। तभी वो घर में देखती है कि सभी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और घर में कोई होता है, जिस चीज को देखकर वो काफी जोर से चिल्लाती है। और वूजिन के चीखने की आवाज सुनते यू और युनसुन दोनों ही सुन लेते हैं। और इसी के साथ गाइज ये अवर यूनिवर्स की मिस्टीरियस एंडिंग होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लाजमी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।